हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। एचबीएससी के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीआरबीएससी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीआरबीएससी वीआरएफएससी क्या होता है। वीआरबी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। वीआरएफ का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। वीआरबीएससी को सबसे पहले डाइकिन कंपनी ने बनाया। अदर कंपनी वीआरबीएससी को वीआरएफएससी के नाम से बनाती है। वीआरबी और वीआरएफएससी जो है वो एक ही एसी है, लेकिन सबसे पहले वीआरबीएससी को डाइकिन कंपनी ने बनाया था। जो दूसरे कंपनी वीआरबीएससी को बनाता है वो वीआरएफएससी के नाम से बनाता है। वीआरबीएससी ऐसा एसी होता है जिसमें एक आउटडोर यूनिट होता है और एक से ज़्यादा इंडोर यूनिट लगा होता है, और वो इंडोर यूनिट किसी भी टाइप का हो सकता है। और जो इंडोर यूनिट लगा होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कैसेट टाइप, एफसी, वॉल माउंटेड टाइप, ईटीसी। किसी भी टाइप का इंडोर यूनिट बीआरबीएससी में लगाया जा सकता है। ये जो इमेज दिख रहा है यही आपका बीआरबी सिस्टम है। ये जो पार्ट है इसको आउटडोर यूनिट बोला जाता है, और इससे जो पाइपलाइन से इंडोर यूनिट कनेक्ट है वो देख लीजिए अलग अलग टाइप का दिख रहा होगा आपको। ये आपका कैसेट टाइप हो गया, ये वॉल माउंटेड टाइप हो गया, ये जो दिख रहा है आपका एफसी हो गया। ऐसे ही एक आउटडोर यूनिट होता है और उसमें अलग अलग टाइप का इंडोर यूनिट लगाया जा सकता है। जिस रूम में जैसा इंडोर यूनिट लगाना चाहते हैं उसमें वैसा इंडोर यूनिट लगा सकते हैं आप। ये फ्लेक्सिबिलिटी वीआरबी सिस्टम में रहता है। वीआरबी एसी को मॉडर्न एसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट एसी है। मिनिमम 2 कंप्रेसर इसमें लगा होता है। एक कंप्रेसर का वीआरबी एसी नहीं आता है। कम से कम 2 कंप्रेसर लगा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंप्रेसर लगा होता है। जो 2 कंप्रेसर लगा होता है उसमें से एक नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर होता है और दूसरा इनवर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर होता है। जो आपका नॉर्मल कंप्रेसर होता है वो रूम के टेम्परेचर मेंटेन होने पर कट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर से टेम्परेचर हाई होगा, फिर से कंप्रेसर स्टार्ट होके चलने लगेगा। और इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर ऐसा नहीं है। इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर में आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, फिर भी इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है वो कट ऑफ नहीं होता है, सिर्फ उसका स्पीड कम होता है। एक बार एसी जब ऑन हो गया तो जब तक एसी बंद नहीं होगा तब तक वो कंप्रेसर बंद नहीं होगा। उसका स्पीड कम ज़्यादा होते रहेगा, लेकिन पूरी तरह से कंप्रेसर बंद नहीं होगा। वीआरबी एसी 6 एचपी, 10 एचपी, 12 एचपी और 14 एचपी तक आ रहा है। 1 एचपी इक्वल टू 1.25 टन होता है। बीआरबी एसी के आउटडोर यूनिट में 1, 2 या 3 कंप्रेसर तक आता है। बीआरबी एसी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंप्रेसर लगा होता है। अगर बीआरबी एसी में 2 कंप्रेसर है तो एक नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर और दूसरा इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर लगा होता है। और नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर 3 फेज सप्लाई पे चलता है और इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर डीसी सप्लाई पे चलता है। जो आपका नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर होता है वो 3 फेज एसी सप्लाई पे चलता है। यहाँ पे एसी लिखना भूल गए हैं तो नोट में लिख लीजिएगा लो आप, एसी सप्लाई पे चलता है। और इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर डीसी सप्लाई पे चलता है। वीआरबी एसी का इंडोर यूनिट सिंगल फेज सप्लाई पे चलता है। वीआरबी एसी में जो इंडोर यूनिट लगा होता है वो सिंगल फेज सप्लाई पे चलता है, उसमें 3 फेज सप्लाई नहीं दिया जाता है। जो आउटडोर यूनिट होता है वो सिर्फ 3 फेज सप्लाई पे चलता है, और जो इंडोर यूनिट होता है वो सिंगल फेज सप्लाई पे चलता है। वीआरबी एसी में किसी भी टाइप का इंडोर यूनिट लग सकता है, और वीआरबी एसी में ज़्यादा से ज़्यादा 60 इंडोर यूनिट लग सकता है। और जो वीआरबी एसी में इंडोर यूनिट लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 इंडोर यूनिट लग सकता है। 60 से ज़्यादा इंडोर यूनिट नहीं लगा सकता है। वीआरबी एसी में निम्न सामान लगा होता है। और वीआरबी एसी में कौन कौन सा सामान लगा होता है देख लेते हैं उसको भी। वीआरबी एसी का आउटडोर यूनिट में निम्न सामान लगा होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा सामान लगा होता है आउटडोर यूनिट में। 2 कंप्रेसर, तो कम से कम 2 कंप्रेसर लगा होता है, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। तो 2 कंप्रेसर लगा होता है। सेकंड में आ जाएगा आपका 2 कंडेंसर कॉइल। 2 कंप्रेसर रहेगा तो उसके लिए 2 कंडेंसर कॉइल तो रहेगा ही। और 2 कंडेंसर मोटर और फैन। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका पीसीबी बोर्ड। फिफ्थ नंबर में आ जाएगा आपका एक्यूमुलेटर। इसको भी देखेंगे एक्यूमुलेटर कहाँ पे लगा होता है और क्या वर्क होता है आगे।
6 नंबर में आ जाएगा आपका ऑयल सेपरेटर। 7 नंबर पे आ जाएगा आपका हाई प्रेशर स्विच। 8 नंबर पे आ जाएगा आपका लो प्रेशर स्विच। 9 नंबर पे आ जाएगा आपका फिल्टर ड्रायर। इंडोर यूनिट में कौन कौन सा सामान लगा होता है? फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा आपका कूलिंग कॉइल। सेकंड नंबर पे एयर फिल्टर। थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका ब्लोअर फैन और मोटर। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका ड्रेन ट्रे और पाइप। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। जो इंडोर यूनिट होता है उसमें ये 5 सामान लगा होता है। वीआरबी एसी में कोई भी फॉल्ट होने पर आउटडोर का आउटडोर में और इंडोर का इंडोर में दिखाता है। मतलब वीआरबी एसी में किसी भी टाइप का फॉल्ट हो गया, अगर जैसे कूलिंग नहीं कर रहा है या फिर कोई भी, ले लीजिए कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, किसी भी तरह का फॉल्ट हो, तो आउटडोर का आउटडोर में, अगर आउटडोर में कोई फॉल्ट हुआ तो आउटडोर में दिखाएगा, और इंडोर में कोई फॉल्ट हुआ तो उसको इंडोर में ही दिखाएगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है वही होता है आपका वीआरबी एसी का रेफ्रिजरेशन साइकिल। वीआरबी एसी का रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे वर्क करता है इसको देख लेते हैं। दो कंप्रेसर होता है, एक इन्वर्टर कंप्रेसर और दूसरा नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर। ये हो गया आपका ऑयल सेपरेटर। कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन से निकलता है तो वो पहले वीआरबी एसी में ऑयल सेपरेटर में जाता है। ऑयल सेपरेटर का क्या काम होता है? अगर कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के साथ ऑयल को भी डिस्चार्ज कर दिया, ऑयल को भी आगे भेज दिया, तो रेफ्रिजरेंट पहले एक्यूमुलेटर में जाएगा, जिसमें ऑयल अगर होगा तो वो नीचे के साइड में आ जाएगा, और जो रेफ्रिजरेंट होगा वो तो वेपर के फॉर्म में रहता है, वो इस लाइन से निकल करके कंडेंसर में चला जाएगा। अगर गलती से कंप्रेसर ऑयल आगे भेज दिया तो उस ऑयल को वापस से कंप्रेसर में सेपरेट करना होता है। ऑयल सेपरेटर का काम बस ये जो नीचे में पाइप दिख रहा, इसी रास्ते से वापस से ऑयल कंप्रेसर में आ जाता है। और जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है ये कंडेंसर कॉइल में जाता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड लाइन के माध्यम से एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। यहाँ पे सुडन एक्सपेंशन होता है, जिससे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है और इवेपोरेटर में चला जाता है, जहाँ पे रेफ्रिजरेंट रूम के गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और अपना फेज चेंज कर लेता है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट से वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है और सक्शन लाइन के माध्यम से वापस से एक्यूमुलेटर में आता है। पहले जो नॉर्मल रेफ्रिजरेशन साइकिल देखे हैं उसमें डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आता था, लेकिन इसमें पहले एक्यूमुलेटर में आता है। एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है? आप जानते हैं कि कंप्रेसर में सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट ही इन होता है और वेपर रेफ्रिजरेंट ही आउट होता है। तो अगर इवेपोरेटर किसी भी तरह से रेफ्रिजरेंट को पूरी तरह से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट कंप्रेसर में ना चला जाए, इसीलिए एक्यूमुलेटर को यहाँ पे लगाया जाता है। जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो यहाँ से इस एक्यूमुलेटर में आता है, और अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ जाए तो वो नीचे के साइड में यहाँ पे चला आता है, और जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है वो इस लाइन से कंप्रेसर में आ जाता है और इस लाइन से इस इन्वर्टर कंप्रेसर में चला जाता है। एक्यूमुलेटर का यही काम होता है कि कंप्रेसर में वेपर रेफ्रिजरेंट ही सिर्फ आगे भेजे, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाने से रोके। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर ले, ताकि आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिल सके।